हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। 10 मिनट्स जीके सीरीज में आज की बात 3 तरह के विधेयक हम कर चुके हैं कवर। आज चौथे प्रकार का विधेयक जो संसद में लाया जाता है। पहला हमने साधारण विधेयक यानी ऑर्डिनरी बिल किया, फिर उसके बाद में मनी बिल यानी धन विधेयक किया, उसके बाद में फाइनेंस बिल यानी वित्त विधेयक किया। चौथे प्रकार का बिल जो भारत की संसद में विभिन्न सदनों में जो लाया जाता है उसे संविधान संशोधन विधेयक कहा जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल कहा जाता है। तो 2-4 बातें बेसिक आपको समझनी आवश्यक होगी। पहला ये कि हमारे देश में जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया और संविधान संशोधन की जो व्यवस्था जो हम फॉलो करते हैं रिजिडली, वो साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से काफी प्रभावित है। एक बात। दूसरा, क्योंकि हमारे देश की संविधान को संविधान सभा ने बनाया था, उस समय की संविधान सभा लोगों ने निर्वाचित की थी, तो आगे भी संविधान में जब भी परिवर्तन करने होंगे अलग अलग स्वरूप के, तो उसकी शक्ति हमने अनन्य रूप से भारत की पार्लियामेंट, भारत की संसद को दी हुई है। आर्टिकल 368 के माध्यम से वो ऐसे कार्य करती है। अगली बात, क्या आर्टिकल 368 के अलावा भी संविधान में परिवर्तन होते हैं? अगर होते हैं तो वो उससे संबंधित कौन कौन से अनुच्छेद हैं? आर्टिकल 2, आर्टिकल 3, आर्टिकल 169, आर्टिकल 239, ये चारों जो आर्टिकल्स हैं आर्टिकल 368 के अलावा इनका संबंध संविधान में परिवर्तन से है। हालांकि इनको औपचारिक रूप से संविधान संशोधन नहीं माना जाता है। अब इसके अंतर्गत क्या क्या बातें आती आगे आपको बताते हैं। अगली बात यह, क्या संविधान संशोधन विधेयक को पास होने के लिए पहले क्या ये आवश्यक है कि वो राष्ट्रपति की अनुमति से पेश किया जाए या राष्ट्रपति उसको प्री साइन करेगा, प्री सिग्नेचर करेंगे? ऐसी व्यवस्था नहीं है। बिना राष्ट्रपति की अनुमति के भी संविधान संशोधन विधेयक जो है, अनुमति का मतलब उसमें बिना साइन के भी उसको पेश किया जा सकता है। कौन से हाउस में किया जाएगा? किसी भी हाउस में किया जा सकता है। इसकी बाकी की जो अन्य व्यवस्थाएं वो बिल्कुल साधारण विधेयक के जैसी है, जो हमने देखी थी कि आर्टिकल 107 और 108 में किस तरह से उसके अलग अलग वाचन होते हैं, प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन इत्यादि, उसके क्या क्या फेज रहते हैं, कैसे कमेटी को जाता है, गजट में उसका नोटिफिकेशन आता है, वो सारी प्रक्रिया वैसी है जैसी हमने जो पहले प्रकार का ऑर्डिनरी बिल जो हमने करे थे, साधारण विधेयक, बिल्कुल वही प्रक्रिया इसमें मानी गई है। अब हमारे संविधान में जो परिवर्तन करने की जो व्यवस्था वो 3 प्रकार की है। कुछ ऐसे परिवर्तन हैं जिनको संविधान संशोधन ही नहीं माना जाता, हालांकि वो चेंजेस हैं लेकिन उनको माना नहीं जाता। उसके तहत आर्टिकल 2, आर्टिकल 3, आर्टिकल 169, आर्टिकल 239, ये जो आर्टिकल्स हैं ये ज्यादातर कौन सी चीजों से संबंधित है? इनको पास इन आर्टिकल से संबंधित जो भी मामले होते हैं, इनमें जब भी परिवर्तन किया जाता है संविधान के अंदर, तो ये माना जाता है कि ये संशोधन नहीं है, इसलिए ये साधारण बहुमत से ही पास करवाए जाते हैं। जैसे 2 राज्यों को मिलाना, एक राज्य की 2 से ज्यादा टुकड़े कर देना, या उनमें कुछ परिवर्तन करना, समय, उनकी सीमा में, उनके क्षेत्र में, उनके नाम में, ये जितने भी परिवर्तन होंगे जो हमने आर्टिकल 2 और 3 में देखे थे वो इसी के तहत आते हैं। इसके अलावा अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र हो गए, आसाम, मिजोरम, मेघालय से संबंधित जो क्षेत्र, इनमें जो परिवर्तन किए जाते हैं आर्टिकल 169 और 239 के अंतर्गत आते हैं, इनको भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट पर से नहीं माना जाता। ये औपचारिक रूप से केवल जो है वो परिवर्तन है, संशोधन इनको नहीं माना जाता है। तो एक तो ये साधारण वाले हैं, इनको पास करने के लिए, इस प्रकार के चेंजेस लाने के लिए साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है दोनों सदनों में वो साधारण बहुमत से पास हो जाएंगे तो उनको बिल को एक्ट मान लिया जाता है। हालांकि इस प्रकार के बिल को जब पेश किया जाता है तो ये जरूर माना जाता है कि ये जो है कमिटी को रेफर होते हैं और कमिटी फिर उसको आगे बढ़ाती है, लेकिन इतनी प्रक्रिया में हमको जाना नहीं है। तो पहले प्रकार के परिवर्तन। दूसरे प्रकार के परिवर्तन आर्टिकल 368(1) के तहत आते हैं, जिसमें ज्यादातर जो परिवर्तन है हमारे संविधान में जो हुए हैं वो इसी के माध्यम से हुए हैं। आर्टिकल 368 में ये व्यवस्था की गई है कि संसद के किसी भी सदन में ये बिल लाया जा सकता है और उसको विशेष बहुमत से पास करवाया जाना आवश्यक होता है। विशेष बहुमत का मतलब ये है कि 2 शर्तें पूरी होनी चाहिए। पहला, सदन की जो टोटल स्ट्रेंथ है, एग्जांपल के लिए अगर 545 या 550 मान लीजिए, 550 अगर फर्ज कीजिए अगर लोकसभा की जो है टोटल स्ट्रेंथ है, तो 550 की 50% यानी 550 अपॉन 2 इतने सदस्य उसको सपोर्ट करने वाले होने चाहिए। एक प्लस जो टोटल वोटिंग मेंबर्स हैं उनके 2/3, अगर मान लो 400 सदस्य उस दिन वोट देने आए तो करीब 300 जो है 2/3 इसके जो है वो उसको समर्थन करने वाले मानने चाहिए। ये दोनों कंडीशन फुलफिल होती है तो ही जाके संविधान संशोधन बिल जो है वो पास होता है और उसके बाद में वो राष्ट्रपति के पास में जाता है। राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर कर देते हैं, लेकिन राष्ट्रपति
बाध्यकारी है या नहीं, इस पर एक लंबी बहस है। ऐसा हुआ है कि 1971 से पहले जो भी संविधान संशोधन बिल जाते थे राष्ट्रपति के पास में, तो वो उस पर हस्ताक्षर करे या नहीं करे, इसमें कोई स्पष्टता नहीं थी। लेकिन 24वां संविधान संशोधन विधेयक आया इंदिरा गांधी रिजीम के टाइम में 1971 में, और ये व्यवस्था की गई कि राष्ट्रपति को उस पर अनुमति देना अनिवार्य है। तो राष्ट्रपति वीटो नहीं कर सकते कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल पर। तीसरे प्रकार के परिवर्तन ऐसे परिवर्तन माने जाते हैं संविधान के अंदर जिनका नेचर परिसंघीय प्रकार का होता है, जिनको फेडरल प्रकार का माना जाता है। संविधान में तीसरे प्रकार के जो परिवर्तन है वो किए जाते हैं, जो संशोधन विधेयक के माध्यम से किए जाते हैं, उसे आर्टिकल 368(2) के तहत लाया जाता है। ऐसा परिवर्तन जो बहुत ही बेसिक प्रकार का परिवर्तन हो और इससे हमारे देश के परिसंघीय ढांचे पर भी परिवर्तन आ रहा हो, वैसे परिवर्तन के लिए ये व्यवस्था की गई है। केवल संसद के विशेष बहुमत से काम नहीं चलेगा और कम से कम 50% विधानसभाएं उनको अनुसमर्थित करें, उनको रेटिफाइड करेंगी साधारण बहुमत से, तो फिर वो पास माना जाएगा। यानी विशेष बहुमत की शर्त तो है ये, साथ ही साथ में अगर हमारे देश के 50% यानी करीबन 15-16 राज्य, अगर 15 के करीबन राज्य जो हैं वो अगर विधानसभाओं में उसको पास कर देते हैं तो ही वो परिवर्तन संशोधन बिल जो है पास माना जाएगा। अब इसमें व्यवस्था ये है कि ऐसे कौन से मुद्दे जो परिसंघीय माने गए हैं। तो परिसंघीय मानने वालों में एक तो पहला जो टॉपिक है जिसमें अगर इस तरह की मेजोरिटी की आवश्यकता, वो है राष्ट्रपति के इलेक्शन। राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो परिसंघीय प्रकार का माना जाता है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का जो क्षेत्राधिकार है या उनसे संबंधित मुद्दे हैं वो भी परिसंघीय माने जाते हैं। राज्य की और केंद्र के बीच में जो विधायी शक्तियों का बंटवारा, इससे संबंधित कोई मामला होगा कि किस पे लेजिस्लेशन केंद्र सरकार करेगी, किस में राज्य सरकार करेगी, तो वो भी 50% रेटिफाइड होना चाहिए विधानसभा में, तो ये भी इसमें माना गया है। आर्टिकल 368 इसके अंतर्गत माना गया। अगर आर्टिकल 368 में परिवर्तन करना है तो भी इस प्रकार का परिवर्तन करना पड़ेगा। संघ और राज्य की कार्यपालिका जो है उसकी शक्तियों के विस्तार से संबंधित होगा, उनके एग्जीक्यूटिव की जो पावर्स है उसके एक्सटेंशन से रिलेटेड है, वो भी इसके अंतर्गत माना जाता है। इसके अलावा संसद में राज्यों के प्रतिनिधित्व के जो मुद्दे हैं वो भी इसके अंतर्गत माने जाते हैं। तो ऐसे 6-7 आइटम हैं जिनको परिसंघीय या फेडरल नेचर का माना जाता है। उसमें कोई परिवर्तन करना होगा तो उसकी प्रक्रिया ये है कि वो संसद के दोनों सदनों से विशेष बहुमत से पास हो जाना चाहिए, यानी टोटल मेंबर का 50% प्लस वोटिंग मेंबर्स का 2/3, और उसके बाद में वो विधानसभाओं में जाएंगे और विधानसभाएं उनको साधारण बहुमत से अगर पास कर देती हैं और फिर वो राष्ट्रपति के सम्मुख जाएंगे और राष्ट्रपति उसमें सिग्नेचर कर देते हैं, तो वो परिवर्तन जो है वो अमेंडमेंट विधेयक जो है वो अमेंडमेंट एक्ट बन जाएगा अमेंडमेंट बिल से। इसके अलावा संविधान संशोधन विधेयक में जो चीजें आपको समझने की आवश्यकता वो ये है कि इसकी प्रक्रिया लगभग वैसी रहेगी जो साधारण विधेयकों की रहती है। हालांकि ज्वाइंट सिटिंग का प्रावधान जो साधारण विधेयकों में है वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल में नहीं होता। संविधान संशोधन विधेयकों में किसी भी प्रकार की संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है। कई बार ये भी प्रश्न पूछा जाता है क्या संविधान संशोधन विधेयक केवल सरकारी विधेयक होता है? क्या संविधान में चेंज लाने के लिए जो बिल लाया जाता है 368 के माध्यम से, क्या उसको सत्तारूढ़ दल का एमपी ला सकता है? ऐसा नहीं है, प्राइवेट भी ला सकता है, लेकिन वो बाद में गैर सरकारी विधेयक की कमेटी के पास में जाता है, उसके बाद में उसको पेश किया जा सकता है। तो ये वो तमाम बातें थी जो संविधान संशोधन विधेयक के बारे में हमें जाननी चाहिए। आज के लिए तो शुक्रिया।